हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व, यानी कि प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो अपना। सबसे पहले देखते हैं कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, एक प्रकार से प्रक्रिया तो पहले समझाई जा चुकी है कि संप्रेषण क्या है। आज इसके हम लोग तत्व देखने वाले हैं। तो संप्रेषण क्या है कि एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जो भी हमारा संप्रेषण का कार्य होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो ये संप्रेषण की जो क्रिया है, प्रक्रिया, यह समाज में रहकर होती है। तो इसलिए यह सामाजिक प्रक्रिया है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से ही दो मनुष्यों के बीच या दो परिवारों के बीच या और अधिक लोग भी इससे हो सकते हैं, इनके बीच क्या है कि मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। भाई, हम अगर किसी को जानते पहचानते भी नहीं हैं और हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में हमें कोई व्यक्ति मिला या कोई भी मिल सकता है जैसे आपको, तो उससे क्या है कि बातचीत करते करते क्या है कि धीरे धीरे जान पहचान बनने लगती है। और उसी बीच में कभी कभी दोस्ती भी हो जाती है, अक्सर देखा गया है। और आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब जो है इस पे बहुत फिट बैठते हैं कि मानवीय संबंध बनाने के, स्थापित करने का और दृढ़, इसके माध्यम से आजकल ये काफ़ी हो रहा है। तो उसमें भी क्या है कि संप्रेषण ही हो रहा है, बिना संप्रेषण के उसमें भी ये चीज़ें संभव नहीं है। ठीक है, तो संप्रेषण के बिना मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को हम निम्न चित्र द्वारा भलीभांति समझ सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण के बिना मनुष्य क्या है कि जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। भाई, क्या कि मनुष्य का नेचर ही ऐसा है कि बिना बोले बात करे रह नहीं सकता है। तो जब बोलेगा बात करेगा तो क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया तो अपने आप होती ही है। ठीक है ना, तो ये हो गई प्रक्रिया। अब इसको ये जो हमारा चित्र है, इसके माध्यम से हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि हमारा प्रेषक आता है। ठीक, प्रेषक या इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर बोला जाता है। और जो हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसको शुरू करने वाला यही होता है, प्रेषक होता है, या सेंडर भी इसको कहते हैं। ठीक, तो यही हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारी ये क्रिया संपन्न होने की ओर अग्रसर होती है या संपादित की जाती है। ठीक है, तो पहले हो गया हमारा प्रेषक, कम्युनिकेटर, या इसको सेंडर भी कहा जाता है। दूसरा हो गया हमारा संदेश। ठीक है, मैसेज की जो मैसेज भेजा जा रहा है। उसके बाद माध्यम हो गया कि कौन से माध्यम के द्वारा, किस मीडिया के द्वारा कैसे भेजा जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, माध्यम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्राही, प्रापक, या इसी को जो है प्राप्तकर्ता कहा जाता है कि मैसेज जिसके पास जाता है वह क्या हो जाता है, ग्राही हो जाता है, प्रापक हो जाता है, या अचीवर हो जाता है, या प्राप्तकर्ता हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। ठीक, तो ये हमारा सर्किल है, ऐसे ही चलता रहता है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही, प्रतिपुष्टि, प्रेषक, फिर प्रेषक। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया को, और इनको सभी को एक एक करके देखने वाले हैं कि क्या है ये सब। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है प्रेषक की। तो प्रेषक को पहले ही क्या बताया गया कि ये सेंडर है। सेंडर का मतलब भेजने वाला, सेंड करने वाला। तो यह क्या है कि संदेश, प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार होता है। ठीक है ना, जो कह रहा कि संदेश, प्रेषक और माध्यम की, भाई अगर हमारे पास कोई संदेश नहीं होगा, जैसे ये वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत की जा रही, तो क्या है कि हमारा एक उद्देश्य है, कुछ संदेश या सूचनाएं आप तक प्रदर्शित कर रहे हैं या पाठ्यक्रम हम आप तक भेज रहे हैं। तो ये क्या है कि संदेश की वजह से ही क्या है कि कह रहा है कि संदेश जो है प्रेषक और माध्यम का सफलता का मूल आधार है। ठीक है, तो जब हमारे पास संदेश है, हमको अपने विचारों को आदान प्रदान करना है, तभी हम शुरुआत करेंगे। तो वही ये चीज़ कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अतः यह सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद
भाषावाद तथा अन्य बुराइयों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है कि ये हमारा जो है संदेश जो है विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद या और भी जो भी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां या जो भी, तो इनमें इसकी झलक नहीं होनी चाहिए या इनसे ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि संदेश लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सह अस्तित्व, शांति एवं आपसी सौहार्द बढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, यह संदेश की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यह तो पहले तक है कि भाई अगर हमारे पास कोई संदेश होगा, कोई पाठ्यक्रम होगा, अगर हमारी और आपकी बातचीत हो रही है तो उसका आधार क्या है, संदेश है। और यहाँ पे हमारा संदेश क्या है, पाठ्यक्रम। हमारा जो आधार है आपसे बातचीत करने का वो है पाठ्यक्रम, है कि हम पाठ्यक्रम को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये हमारा आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तो वही है कि ये मैसेज की पहले क्वालिटी बता दिया, उसके बाद बता रहा है कि भाई जब हमारा मैसेज या पाठ्यक्रम है तभी तो हम आपसे चर्चा करेंगे या तभी तो हम आपको कुछ शुरुआत करेंगे, नहीं तो फिर हम भी कहाँ शुरुआत करेंगे, बिना ऐसे तो कोई शुरुआत करेंगे नहीं। तो कुछ तो आधार होना चाहिए, तो वही ये आधार हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाई यदि हमारे पास क्या है कि प्रेषक नहीं होगा तो संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। मान लीजिए संदेश भी है, पाठ्यक्रम भी, सब कुछ, लेकिन हमको आप तक पहुंचाना ही नहीं है या आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो कहाँ से संप्रेषण की क्रिया शुरू होगी। तो यहाँ हमारे द्वारा भेजा जा रहा है तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी कि सेंडर है तो सेंडर ही में मुख्य व्यक्ति है या जो है मुख्य है कि इसी के द्वारा पूरी क्रिया शुरू की जा रही है, तो इसलिए यह अति महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। उसके बाद कह रहे कि यह संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। चूँकि इसने ही संप्रेषण की प्रक्रिया को शुरू किया है, इसीलिए क्या कहते हैं कि यह प्रारंभिक बिंदु है जिससे विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। भाई यही तो प्रारंभिक बिंदु है, यही तो इस क्रिया की शुरुआत कर रहा है। और जब शुरुआत होगी तभी तो विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो यह हो गया हमारा प्रेषक। इसको एक लाइन में याद कर सकते हैं कि जो है यह हमारा जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। इसके लिए आप सबसे मुफीद क्या कर सकते हैं, यह संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है जिससे विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है, या वह व्यक्ति होता है जो संप्रेषण की प्रक्रिया को शुरू करता है या संदेश को भेजता है, प्रेषक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई प्रेषक की। उसके बाद हम लोग एक इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमारा प्रेषक होता है उसको जो अपना संदेश है भेजने के लिए क्या है कि कुछ ये बिंदु दिए गए हैं। कभी कभी बिंदु पूछ लेता है, ठीक है, तो यहाँ इससे मतलब नहीं, तो क्या है कि कुछ बिंदु हैं उनको ध्यान दे लेते हैं कि जो प्रेषक हमारा मैसेज भेजता तो है, तो या कोई भी जानकारी भेज रहा है तो उसको उसमें क्या बातें का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है बालकों का बौद्धिक स्तर। भाई बालकों का बौद्धिक स्तर या उनकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से हमें कोई चीज़ अगर हम भेज रहे हैं, अब अगर आप किसी भी क्लास का, जैसे आप लोग टीचिंग कर रहे हैं इस समय, तो आपके जो विद्यालय में है, जैसे प्राइमरी में कर रहे हैं, तो तीसरी चौथी क्लास का बालक है, बच्ची है, और या छात्र है या छात्रा है, और अगर आप उनको तीसरी चौथी की जगह आप उनको 7वीं 8वीं क्लास का गणित का सवाल समझा रहे हैं या 7वीं 8वीं की विज्ञान बता रहे हैं उनको, तो उनको क्या है कि उनके बौद्धिक स्तर से बहुत कम है, ये मतलब अधिक है उनका बौद्धिक स्तर, अभी तीसरी चौथी तक है, और आप उनको कहाँ तक ले जा रहे हैं, 7वीं 8वीं का पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए उनको 9वीं 10वीं का पढ़ा लें, तो ये उचित नहीं है। तो हमें क्या कि अगर मैसेज हम कोई दे रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं, तो हमको उनका बौद्धिक स्तर का ध्यान देना है। ठीक, फिर उद्देश्यों की जानकारी, भाई हम किन उद्देश्यों को लेकर भेज रहे हैं, हमें उन उद्देश्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उद्देश्य हमारा कुछ और है, अब उद्देश्य है हमारा जल के विषय में बताना और हम पता चले कि जल की जगह में कहीं और पहुंच गए। ठीक, या जल के स्रोत बताना है और हम जो है कहीं और ही चर्चा करने पर। ठीक, दूसरा क्या है कि स्वयं का व्यक्तित्व है। इसमें क्या है कि हमको अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी होता है ना कि कहते हैं कि गरिमा के अपनी गरिमा के विपरीत आचरण कर दें, तो वही है कि अपना व्यक्तित्व को भी ध्यान में रख के चीज़ें करनी चाहिए कि आप जो चीज़ भेज रहे हैं वह है आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, आपसे। अब आप पता चले कि सज्जन हैं और भेज आप कुछ
दुर्जनता वाली या कुछ उस ऊट पटांग की चीज़ें करें तो वो आपके व्यक्तित्व को कहाँ मैच करेगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, विषय सामग्री का चयन। भाई जो चीज़ भेजी जा रही हो उसका चयन भी हमको, विषय सामग्री है उसका हमको चयन कर लेने चाहिए कि हमें क्या भेजना है और क्या नहीं। उसके बाद पाठ्य योजना का निर्माण है। तो इसमें क्या है कि हमको पहले से पहले योजना बना लेनी चाहिए, पाठ्य योजना बना लेनी चाहिए। जैसे आप लोग टीचिंग करने जाते हैं तो उसमें है, प्रथम सेमेस्टर में तो नहीं है, द्वितीय सेमेस्टर से हो जाएगा कि पाठ्य योजना। तो आप पहले से ही निर्मित करके जाएंगे सारी चीज़ें कि हमको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, तो उतने पे ही आप रहेंगे और उसी को पढ़ाएंगे। ताकि क्या होगा कि आप अपने उद्देश्य से या आपका जो पढ़ाने के लिए आप बना के जा रहे हैं उससे आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसलिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है उचित शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का प्रयोग। भाई जब कुछ भी होगा तो वो क्या है कि उचित शिक्षण विधियाँ भी दी जाती हैं। अब कोई चीज़ बता रहे हैं समझा रहे हैं तो हमें उन्हीं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और सहायक सामग्री का, यदि हम बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, जो भी आप क्लास किसी भी सब्जेक्ट का हो, मान लीजिए जोड़ सिखा रहे हैं, तो क्या करें कि हम कुछ ऐसी सामग्री अपने पास रख लें ताकि बच्चों को क्या कि उनके माध्यम से सिखाया जाए। तो ये सहायक सामग्री हो जाएंगे। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान है। फिर हमें क्या कि बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है ताकि उनको ये ना लगे कि मान लीजिए अगर कोई किसी किसी प्रकार की किसी को दिक्कतें हैं और पता चले हम जो है अपनी एक ही विधि का उपयोग कर रहे हैं या उनके हिसाब से भी नहीं चल रहे, तो हमको क्या सबको हिसाब से देख के चलना है कि ताकि सभी बच्चे सीख सकें। और कक्षा का वातावरण। अब अगर कक्षा में कोई चीज़ प्रेषित की जा रही है तो उसमें क्या कि कक्षा के वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि बालकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें क्या है कि जो है बालकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या उसको देख कर हो, कि उनका स्तर देख कर हो। उसके बाद क्या है विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण। अगर हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं शिक्षा पर आधारित, तो हमें क्या कि विषयों से संबंधित, जैसे आपकी कहीं कहीं पे संस्कृत है तो संस्कृत से क्या है कि आप संस्कृत अगर देखेंगे सीखेंगे तो उससे क्या है कि आपको कुछ हिंदी में भी फ़ायदा होगा, या आप हिंदी सीखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ संस्कृत में भी फ़ायदा होगा। तो ये क्या है कि विषयों के बीच क्या है सह संबंध है। ठीक, तो ये हो गई। हमें जब संप्रेषण प्रेषक कोई चीज़ भेजता है संप्रेषण के माध्यम से, तो ये सब चीज़ों का क्या है ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जो है अब इसके आगे चलते हैं। अगला है हमारा संदेश। ठीक है, तो यहाँ पे संदेश है यानी कि मैसेज। तो क्या कहते हैं कि सामान्य भाषा में संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक स्टिमुलस का होता है जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले के माध्यम से किया जाता है। जिसका प्रेषण यानी कि जो इसको क्या है कि जो भेजने वाला है वो वह क्या होता है, प्रेषक होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि सामान्य भाषा में संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश क्या है, एक उद्दीपक का काम करता है जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाला यानी कि जिसको कौन भेजता है, प्रेषक भेजता है। ठीक है, प्रेषक के माध्यम से यह भेजा जाता है और यह एक उद्दीपक का काम करता है। ठीक, कभी कभी क्या है कि मोटिवेशन का काम कर देता है कि कोई चीज़ अगर कि ये आप आम जीवन में या आपस में ये इस चीज़ की अनुभूति जरूर किए होंगे। ठीक, फिर उसके बाद कहता है कि शैक्षिक भाषा में संदेश से आशय पाठ्य वस्तु है। अब शैक्षिक भाषा में यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं अगर उसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी ये क्या है कि संदेश आपको जो दिया जा रहा है तो वह क्या है, आपका पाठ्य वस्तु है, आपका पाठ्यक्रम है, ना कि कोई इधर उधर की चीज़ है। जो भी अगर हम जुड़े हैं किसी चीज़ के लिए तो वह पाठ्य वस्तु को लेकर ही है। तो आप हमारे तरफ से आपके लिए क्या संदेश, पाठ्य वस्तु से रिलेटेड ही है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेषक ग्राही रिसीवर या अचीवर को कुछ भी सिखाने के लिए अपना अनुभव, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हल्का सा दिख रहा है तो क्या कि अपना अपना अनुभव व ज्ञान का प्रयोग करता है जिसे वह शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, इसी को संदेश कहते हैं। ठीक है, प्रेषक क्या है कि जो ग्राही होता है या जो रिसीवर होता है या जिसको प्रापक कहते हैं उसको अपना ज्ञान अपना अनुभव शिक्षण के माध्यम से जो भेजता है ना, तो उसी को कहते हैं संदेश है। तो यह हमारा हो गया संदेश। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग माध्यम की। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम है हमारा मीडिया। तो क्या है कि जिन जिन साधनों की सहायता से संदेश स्रोत आदि को संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुँचाया जाता है, संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। ठीक है ना, कि संदेश भेजने के लिए आपको पढ़ाने के लिए या जो भी आपकी खबर है आप तक या विचार है उनको भेजने के लिए जिस भी माध्यम का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे
अगर हमारी इसी क्लास की बात की जाए, जो ये क्लास आपकी चल रही, तो यह क्या है कि आपको क्लास भेजी जा रही, तो क्या है यूट्यूब हमारे इसमें क्या है एक माध्यम का काम कर रहा है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे यूट्यूब क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि माध्यम प्रेषक तथा प्रापक के मध्य मेल कराते हैं। ठीक है, माध्यम क्या है कि प्रेषक जो आपका सेंडर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और बीच में क्या हो गया आपका ये, ठीक है, मीडिया हो गया। तो ये माध्यम है किसको, इन दोनों को जोड़ने का। ठीक है, जैसे आजकल मोबाइल हमारा सबसे ज़्यादा माध्यम का काम क्या करता है, मोबाइल करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा माध्यम में आ जाएगा या मीडिया में। उसके बाद कि यह दोनों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, इनके दोनों के मध्य क्या है कि ये मध्य जैस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वर्तमान समय में विभिन्न संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ओवरहेड है, प्रोजेक्टर है, टेलीफोन है, आदि मोबाइल है आदि। यह क्या कि यह अपने प्रेषक अपनी आवश्यकता उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम या सभी माध्यमों का सम्मिलित रूप से उपयोग कर सकता है। और माध्यम क्या है कि सर्वसुलभ, सस्ता, लोकप्रिय, व्यवहारिक क्रियाविधि को मानने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कुछ माध्यम बताए गए हैं। आपका रेडियो है, टेलीविज़न, ओवरहेड है, प्रोजेक्टर, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन हो सकता। ठीक, तो ये सब क्या है कि माध्यम का काम करते हैं। और जो माध्यम हमारा होना चाहिए वह क्या है कि सर्वसुलभ होना चाहिए, यानी कि आसानी से मिल सके। ऐसा ना हो कि वह सब तक पहुंच ना सके। तो आजकल क्या है कि मोबाइल हमारा एक ऐसा साधन है कि ये सर्वसुलभ है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, सस्ता, माध्यम क्या होना चाहिए, सर्वसुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लोकप्रिय भी होना चाहिए। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये क्या है, सर्वसुलभ भी है, सस्ता भी है। इस समय हर कैटेगरी के फ़ोन आते हैं और सभी पे लोकप्रिय भी है, और व्यवहारिक भी है, भाई सबके पास है। और क्रियाविद को, भाई इस क्रियाविद को तो मानने वाला ही है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाने क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं। ठीक है, संदेश पहुंचा सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी देश में बैठे हों या अपने ही देश के किसी भी कोने में हो। ठीक है, तो ये हमारा माध्यम हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे, देखते हैं ग्राही। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ग्राही की। तो ग्राही क्या बताया कि अचीवर हो गया, इसी को क्या कहते हैं, प्रापक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो क्या कहता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्तकर्ता ना हो। ठीक है, संप्रेषण की क्रिया शुरू करने वाला तो सेंडर हो गया, ठीक है, और मैसेज हो गया और माध्यम हो गया। लेकिन जब तक प्राप्तकर्ता नहीं होगा, यानी कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं, चला रहे हैं और प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा, कोई प्राप्त करने वाला ही नहीं होगा, तो फिर ये हमारी जो प्रक्रिया है यह संप्रेषण की पूरी नहीं है, क्योंकि प्राप्तकर्ता भी इसका एक मुख्य अंग है। ठीक है, क्योंकि सेंडर को, यानी कि प्रेषक को और ग्राही प्रापक को जोड़ने के लिए ही बाकी चीज़ें होती हैं, और ये दोनों मेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, स्रोत द्वारा, या जैसे मान लीजिए हम इधर से कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, तो उसको क्या कि आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप क्या है कि प्राप्तकर्ता हो गए, रिसीवर हो गए, अचीवर हो गए, या ग्राही हो गए, या प्रापक हो गए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला। ठीक, ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, संप्रेषण के दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है। ठीक है, यह ग्राही की परिभाषा हो गई कि ग्रहण करने वाला, सीखने वाला, या कोई भी चीज़ है जो प्राप्त करता है या ज्ञान को ग्रहण करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। उसके बाद संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक हैं। एक ये याद रखिएगा कि संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक हैं, जिसमें क्या है कि संप्रेषण, यहाँ पे ये संप्रेषण नहीं है, यहाँ पे संप्रेषक है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये संप्रेषण मिसप्रिंट है, यहाँ पे संप्रेषक होता है। संप्रेषक हो जाएगा, संदेश हो जाएगा और ग्राही हो जाएगा। ठीक है, तीनों का ही आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। ये तीनों क्या है कि आपस में संबंधित हैं। कौन, संप्रेषक, संदेश और ग्राही। और यह संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक भी हैं, इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्राही। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे प्रतिपुष्टि की ओर। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट है। क्या है कि प्रतिपुष्टि, इसको क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया में, ठीक, पृष्ठ पोषण वह प्रत्युत्तर है जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है।
ठीक है। सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण या फीडबैक या पुष्टि किसे कहते हैं कि प्रत्युत्तर होता है। मान लीजिए कोई चीज़, जैसे हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आप उधर से क्या है कि कोई उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा मान लीजिए। तो वही है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो प्रदान करेगा वह क्या कहलाती है, प्रतिपुष्टि कहलाती है। कह रहा है कि जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाले व्यक्ति को सीखने की ओर अभिप्रेरित करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन या पृष्ठपोषण दिया जाता है। इससे सीखने में क्या है, तारतम्यता, क्रमबद्धता तथा ध्यान की एकाग्रता बनी रहती है। उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। इससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। ठीक है। आप जैसे बचपन में आपने कहानियाँ सुनी होंगी दादी से, नानी से, तो उसमें क्या कि वो हुंकारी भरवाती थी, मतलब या हाँ। ठीक है। तो वो इसी के माध्यम था कि अगर आप हुंकारी भर रहे हैं तो वो कहानी सुनाती थी। अगर आप जैसे ही भरना बंद कर देते थे या बोलना बंद कर देते तो वह क्या कर देती, वहीं पर से वो कहानी ख़त्म कर देती थी। क्यों? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहीं पे वो क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है। तो उसको चलाने के लिए, उस क्रिया को संपन्न करने के लिए क्या है कि आपकी तरफ से भी, यानी कि जो प्राप्त करता है उसकी तरफ से भी प्रतिपुष्टि या कुछ इंटरेस्ट जरूर दिखाना चाहिए, तभी वह क्रिया चलती है, नहीं तो फिर वह क्रिया वहीं पर से बंद हो जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो है बीच बीच में क्या है कि अब जैसे आपने इसमें क्या है कि किसी बालक को या किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए, अभी प्रेरित करने के लिए उसमें पुनर्बलन या पृष्ठपोषण, मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि बीच बीच में जैसे परीक्षाएं होती है, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तक क्या है कि कोई ना कोई इनाम जैसे बांटे जाते हैं। उसमें से क्या कि उनको क्या मिलता है, यह पृष्ठपोषण मिलता है या पुनर्बलन मिलता है, ताकि क्या है कि वो और अधिक मेहनत कर सकें, अच्छे से परिणाम प्राप्त कर सकें। और यह कुछ लोगों पे ये भी होता है कि आप लोग भी अगर करेंगे तो आप लोग भी अगली बार यह प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उनके लिए क्या है, पुनर्बलन है, पृष्ठपोषण है। तो वैसे ही इस क्रिया में भी इसकी प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है, ताकि वह क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। और अगर ये प्रतिपुष्टि बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो वह क्रिया हमारी उसमें बीच में ही रुक जाती है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिपुष्टि से प्रापक में नए जोश का संचार होता है। वह प्राप्त संदेश को करके देखने, उनकी व्यवहारिकता की ओर प्रेरित रहता है। ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं इसकी ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विचारधारा क्रियात्मक की ओर अग्रसर होती है। ठीक है। अगर ये हमारी चलता रहता है ऐसे ही, तो प्रापक को क्या है, प्रापक में भी जोश का संचार होता है। भाई अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उधर से वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं अच्छे से, तब तो ठीक है। और हम भी इधर से करते रहेंगे, उधर से वो भी करते रहेंगे, तो उनके भी अंदर भी क्या है कि एक जो है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं जोश बना रहेगा या इंटरेस्ट बना रहेगा उनके अंदर भी, और वह भी अच्छे से सीखेंगे। और अगर उनके अंदर जोश नहीं दिख रहा है, ललक नहीं दिख रही, तो फिर क्या है कि वो क्रिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद हो जाती है। और अगर वह चलती रहती है तो क्या है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक रूप से वह क्या है, आगे की ओर बढ़ती ही रहेगी। ठीक है। तो ये हमारी प्रतिपुष्टि हो गई। उसके बाद क्या है कि इस वीडियो में हम लोग जो है बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि तक ये। उसके बाद इसके जब दूसरा इसके आगे का वीडियो आएगा तो इसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से फिर वही विनती कि आप में से जो भी कोई नए हों, तो या जैसे बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ठीक है ना, हमारे चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ हमारे वीडियो को क्या कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।